आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण जेपी की बायोग्राफी देख रहे हैं। भैया, भारत रत्न मिला था और रत्न थे भी क्योंकि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता हुआ है जिसने नए भारत की शुरुआत की है, नींव रख दी है और जनता को यह यकीन दिलाया है कि कोई भी सरकार हो अगर घपला करेगी तो उसको बदल देंगे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये जेपी ने ही बोला था जब उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। टोटल रेवोल्यूशन का, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। दिनकर की कविता है और दिनकर तो जयप्रकाश नारायण से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम इस लेक्चर में इनका आखिरी फेज, रेवोल्यूशनरी फेज और सबसे महत्वपूर्ण फेज जो है वो देखेंगे। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हर एग्जाम्स को कवर किया है। इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर हम देखें टोटल रेवोल्यूशन, एक ऐसा फेज, एक ऐसा दशक जिसने भारत को बदल दिया पूरा का पूरा। दोस्तों, हुआ क्या था कि जेपी का जन्म जो है बिहार में हुआ था, छोटे से जिले में हुआ था। उसके बाद उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि भैया भारत को बदलना है तो क्रांति लानी पड़ेगी, ऐसे कुछ होगा ही नहीं। अमेरिका गए, वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स को फॉलो करने लगे। मेरा पूरा 1 घंटे का सेशन है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसमें मैंने आइडियोलॉजी पे तो काफी ज्यादा समय दिया है, आपको पता चल जाएगा कि मार्क्सिज्म कम्युनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों, पूरे मार्क्सिस्ट हो गए ये। उसके बाद भारत आए ये। जब भारत आए तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको न्योता दिया कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, इतने टैलेंटेड इंसान हो, तुम क्या कर रहे हो। मीनवाइल दोस्तों, इनकी जो पत्नी थी प्रभावती देवी, वो गांधी जी के साथ जुड़ गई, उनके आश्रम में काम करती थी, वो सेवाएं देती थी। तो जाहिर सी बात है जेपी भी गांधी जी के साथ जुड़ेंगे। जेपी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। सब गांधी जी ने आगे के जीवन जो सर्वोदया, मैंने बताया था ना कि इनके जीवन के 3 फेज। सबसे पहले कौन सा था? मार्क्सिस्ट, जब ये मार्क्सिस्ट हो गए थे। दूसरा कौन सा था? सर्वोदया। जी हां, सर्वोदया पे मेरा पूरा लेक्चर है, अभी मैं फिर बताऊंगा उसको। और तीसरा एक रेवोल्यूशनरी। तो ये जो फेज है ये तो पूरा गांधी जी के इंस्पायर्ड था। आचार्य विनोबा भावे ने जो सर्वोदया का कॉल दिया था, सर्वोदया प्लान पूरा का पूरा जेपी ने तो बनाया था। तो ये चीज है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। तो अब ऐसा है कि गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आते हैं। कांग्रेस के अंदर एक कम्युनिज्म, एक सोशलिस्ट सेक्शन बनाते हैं। कम्युनिस्ट तो नहीं बोलूंगा उसको, तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसका गठन होता है। और उसके बाद जब भारत आजाद होता है, इनको बहुत सारे ऑफर मिले थे दोस्तों। इतना इतना बड़ा कैलिबर था इनका। और आजादी के दौरान जब पूरा ये फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, जेपी का बहुत बड़ा नाम था। जेपी और राम मनोहर लोहिया ये यूथ लीडर्स थे, लेकिन जेपी का रास्ता अलग था। ऐसी बातें भी चली थी कि जवाहरलाल नेहरू ने को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनाने का ये इनको न्योता दिया, लेकिन जेपी ने साफ बोल दिया था कि मेरे रास्ते अलग है, तुम्हारे रास्ते अलग है। और पता है जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी, कौन थी? इंदिरा गांधी। उनको ये मेरी प्यारी इंदू बोलते थे। इवन 1977 में जब जनता पार्टी जो आई थी, सरकार में आई थी, और जनता पार्टी जब आई थी तो जेपी जो थे वो कहीं जा रहे थे मिलने। तो सब वहां पे जो नेता थे उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंदू बिटिया से मिलने जा रहा हूं। तो कुछ इस तरीके का इनका था, है ना। यही होना चाहिए दोस्तों कि लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में। आज तो काफी नकारात्मक हो गई है, नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। खैर, अभी वो हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा वो क्या सिनारियो था। तो अब दोस्तों ऐसा है कि 1960s में, जब 1950s की शुरुआत में, अर्ली 1950s में, जब आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदया का नारा दिया कि भैया यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, हमारी जो जनता, मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में है, ठीक है। और भैया भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है। तो गांव को एम्पावर करो, गांव को पूरी स्वायत्तता दे दो, डेमोक्रेसी, पार्टी लेस डेमोक्रेसी कम हो, सरकार का हस्तक्षेप जो है गांव में कम हो। तो सर्वोदया ये पूरे इसी पे ही बेस्ड था, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट जो गांधी जी ने बोला था। आचार्य विनोबा भावे उसको एक स्टेप आगे ले गए, जेपी उससे जुड़ गए, और जेपी ने फिर अपना पूरा जीवन त्याग दिया कि मैं आचार्य विनोबा भावे, समर्पित, पूरा सरेंडर कर दिया जेपी ने। लेकिन दोस्तों
पॉलिटिक्स से तो वो बिल्कुल हट गए थे। उन्होंने बोला था ना कि मैं तो भैया गद्दी के लिए कभी राजनीति करूंगा ही नहीं। चाहते तो जेपी आराम से प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल भी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करूंगा। दोस्तों यहां ना ट्रांजिशन है। जयप्रकाश नारायण की अगर आप उनके जीवन को देखें तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया है। पहले वो एक मार्क्सवादी थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे, वो हिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और फिर वो पूरा एक क्या कहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पे चले गए। तो ये पूरा का पूरा एक चेंज है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों क्या है कि इंदिरा गांधी का जो पूरा फेज था 1965 के बाद, इंदिरा गांधी जब पावर में आई थी, उसके बाद कांग्रेस से बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे। अंदर ही पार्टी जो है वो टूटने लगी थी। वो मैंने पूरा कवर किया है। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी है जो प्राइम मिनिस्टर सीरीज में मैंने सब कुछ बताया है, वो पूरा का पूरा क्या सिनारियो था। इंदिरा गांधी अलग चल रही थी और कांग्रेस पार्टी अलग चल रहे थे। इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा अपोज करने वाले थे मोरारजी देसाई। इनकी बायोग्राफी मैंने पूरी की पूरी कवर की है। कुर्सी का लालच था इनको भैया, ये तो सभी को पता है। प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इंदिरा गांधी को अपोज करने में लग गए थे। तो भैया फिर कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस और कांग्रेस आर में। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या है कि 1971 में 1971 में एक बहुत ही विध्वंसक नेता जो थे राजनारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस डाल दिया। उन्होंने केस डाल दिया कि इन्होंने जो इलेक्शन हुए धांधली की है। ठीक है, 1975 जून 1975 में जजमेंट आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि सच में धांधली हुई है। इंदिरा गांधी के हाथ पांव फूल गए। तो यहां से सब कुछ बदल गया दोस्तों। भारत का इतिहास यहां से बदलने वाला था। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे जब कांग्रेस का करप्शन जो था वो काफी ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, तो जेपी ने बोला कि अब बहुत हो गया, आंदोलन करना पड़ेगा। पूरा देश जेपी के पीछे खड़ा हुआ था। गुजरात में कुछ ऐसा हो रहा था फरवरी 1974 में, जो नवनिर्माण, ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था दोस्तों, नवनिर्माण, ये इसने क्या किया था कि जो गुजरात में सरकार थी, फोर्सिबली गुजरात की सरकार ने रिजाइन दे दिया था। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। मैं सेपरेट बना दूंगा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो यहां पे जब जेपी गुजरात गए तो बड़ा प्रभावित हो गए। अब इधर बिहार में कांग्रेस सरकार थी और बिहार में जो करप्शन था वो सबके सामने था। बहुत ही बुरी हालत थी, जनता की कोई सुन नहीं रहा था। तो यहां पे जेपी ने ये सोचा कि ऐसी ही क्रांति यहां पे भी आ सकती है। बिहार में भी हम सेम टू सेम इसी तर्ज पे बिहार की सरकार को रिजाइन करने का मतलब फोर्स कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां से आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों ये बिहार मूवमेंट का इसको नाम दिया गया छात्र आंदोलन। जी हां, स्टूडेंट मूवमेंट था ये पूरा का पूरा। मार्च 1974 में ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और उसके बाद इसने ऐसा जोर पकड़ा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहां पे क्या है कि अगर आप एक मास मूवमेंट कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मास मूवमेंट को अगर आप कंट्रोल नहीं देंगे, गांधी जी की सबसे बड़ी यही खासियत थी, जो एक बड़ा लीडर होता है वो मास मूवमेंट को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि यहां पे हिंसा की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कब भीड़ बेकाबू होके सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दे ये नहीं पता, तो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छात्र आंदोलन में हिंसा होनी शुरू हो गई थी। जेपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी। अब दोस्तों ये बिहार मूवमेंट था और इसी बिहार आंदोलन से दोस्तों बहुत सारे नेता निकले। आपको पता है कि नहीं, जेपी के लिफाफे से बहुत सारे नेता निकले। लालू प्रसाद यादव ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जेपी के आंदोलन में। जेपी का जो ये पूरा का पूरा मूवमेंट था, बिहार मूवमेंट था। हमारे रविशंकर प्रसाद जो इस समय लॉ मिनिस्टर हैं, सुशील मोदी, शरद पवार और आपके रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सब के सब जेपी के आंदोलन से ये एकदम लैमलाइट में है। मुलायम सिंह यादव, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो ये है। अब दोस्तों उस समय तो सब यूथ थे, एक सीनियर लीडर की जरूरत थी। जिस तरीके से 1857 की क्रांति में सब बहादुर शाह जफर के पास गए थे, लेकिन बहादुर शाह जफर इतने एफिशिएंट नहीं थे। जेपी तो एक्सपीरियंस
फुल एफिशिएंट, उनको पता था किस तरीके से सारी चीजें कंट्रोल करनी है। तो सारे छात्र उनके पास आते हैं। जेपी ने सिर्फ एक ही शर्त रखी कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन होगा अहिंसात्मक होगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, इसमें कंट्रोल्ड होगा। हम धरना देंगे, हम सरकार को प्रेशराइज करेंगे, बिहार सरकार को, लेकिन ये पूरा कंट्रोल वे में होगा, अनकंट्रोल्ड नहीं होगा। अनकंट्रोल हुआ तो फिर मैं इसको लीड नहीं करूंगा। छात्र मान गए, हर कोई मान गया। 8 अप्रैल 1974 में ये पूरा ज्वाइनिंग होती है जेपी की। जेपी लीडर बने पूरे बिहार मूवमेंट के, और उसके बाद फिर इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। दोस्तों आपको पता ही है कि जेपी जो है 4 चीजों को सबसे बड़ा मानते थे कि ये बहुत बड़ा रोड़ा है भारत के डेवलपमेंट में। सबसे पहला, जो आज भी है, इसीलिए तो बोलते हैं कि जेपी ने जो बोला था वो पूरा नहीं हो पाया। जयप्रकाश नारायण की जो भी उनका सपना था वो पूरा कहां हो पाया है। आज उस समय भारत जिन चीजों से जूझ रहा था, आज भी उन्हीं चीजों से जूझ रहा है। सबसे पहले करप्शन, जो कि आज भी प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। अभी बताऊंगा, जब इनकी आइडियोलॉजी डिस्कस करूंगा तो अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें खतरनाक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद दोस्तों, पहला करप्शन, फिर दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तीसरा जो शिक्षा है, ठीक है। एजुकेशन में तो भैया बहुत ही ज्यादा धांधली हो रही है। अनाप शनाप जो स्कूल हैं वो फीस बढ़ाए जाते हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूलों की तो हालत जो है वो तो हम देख ही रहे हैं। और चौथा, महंगाई, ठीक है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो खतरनाक हैं, और ये उस समय बहुत ज्यादा थी। दोस्तों जब देश अच्छा चल रहा होता है तो क्रांति की क्या आवश्यकता, जब देश सही नहीं चलेगा तो क्रांति की बिल्कुल आवश्यकता है। ये सारी चीजें उस समय थी, आज भी हैं, ये सारी चीजें उस समय थी। तो जेपी ने बोला कि अब टोटल रेवोल्यूशन लेंगे, एक नए भारत की शुरुआत करेंगे। अब ये टोटल रेवोल्यूशन क्या था दोस्तों? टोटल रेवोल्यूशन बेसिकली 7 चीजों का रेवोल्यूशन था। 7 क्षेत्रों में 7 पैमाने हैं, 7 पैरामीटर्स हैं, इसको पूरी तरह से बदल देंगे। ये जेपी ने नारा दिया था। जेपी का आप देख लीजिए कि ये क्रांति है मेरे दोस्तों, ये क्रांति है। हम यहां इसलिए नहीं है कि विधानसभा को भंग कर दें, हमारा कोई ऐसा सिर्फ एक ही माइलस्टोन है और हमको बहुत दूर तक जाना है। 27 साल हो गए आजादी को, लेकिन उसके बावजूद भुखमरी है, करप्शन है, महंगाई है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण क्रांति चाहिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह नारा दिया था दोस्तों। जितने भी थे वहां पे, जो भी स्पीच सुन रहे थे, एकदम आग सी दौड़ गई थी, सब जोश से भर गए थे, और उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट में तो हिस्सा लेना ही है, और घर घर का मूवमेंट बना दिया था। अब टोटल रेवोल्यूशन की दोस्तों बात हो रही थी, तो टोटल रेवोल्यूशन जो है वो 7 चीजों पे है, ठीक है। 7 क्षेत्र थे या 7 पैरामीटर्स थे, अगर स्पेसिफिक वर्ड यूज करूं। सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, पूरा पॉलिटिक्स को रिफाइन कर दो। अब आज अगर आप देखें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी है कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी है, क्योंकि यहां तो बिजनेस वाले चला रहे हैं ना। पॉलिटिक्स तो आज के समय में बिजनेस हो गई है, तभी तो देश की मतलब ऐसी हालत होती जा रही है, ठीक है। हम ठीक है, पैरेलली क्या है कि देखिए 2 भारत चल रहा है, ठीक है। एक तो आपको दिखेगा बड़ा समृद्ध और पैरेलली बहुत गरीब। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो गरीबी है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमीर, हर कोई अमीर नहीं है, चंद लोग अमीर है। चंद लोग इतने अमीर हैं कि ये सारा गरीबों का पैसा चूस चूस के ये अमीर बने हैं। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई शायद, इसमें तो वो तो आपके सामने ही हो, तो सबके सामने है जो कंडीशन है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होना चाहिए, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, सोशल रेवोल्यूशन होना चाहिए, कल्चरल रेवोल्यूशन होना चाहिए, रिलीजियस रेवोल्यूशन होना चाहिए, एजुकेशन रेवोल्यूशन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअलिज्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होना चाहिए। साथ थी ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा मानते थे। देखिए जब जेपी ने अपना करियर शुरू किया था तो वो एक मार्क्सिस्ट थे, तो उस समय तो वो मेटीरियलिज्म, क्योंकि भैया मार्क्सिस्ट की तो थीसिस थी डायलेक्टिक मेटीरियलिज्म, मतलब उन्होंने तो पूरा का पूरा इस पे लेख लिखा था, एक पूरी थ्योरी दे दी थी। तो मेटीरियलिज्म को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, लेकिन धीमे धीमे वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए कि भैया जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात भगवान की पूजा करो। आध्यात्मिक मतलब ये है कि ध्यान लगाओ, मन को शांत करो
और जुड़ जाओ भैया, सीधा भगवान से जुड़ जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअली अपने आप को चेंज करो। तो ये बोलने लगे थे। अब दोस्तों यहां पे इमरजेंसी लागू हो गई थी 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन से जज थे जिन्होंने ये ऐतिहासिक जजमेंट दिया था और इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए थे, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। 12 जून को यह जजमेंट आया था और 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई थी। क्या आप मुझे उन जज का नाम बता सकते हैं? चलिए बताइए। तो यहां पे जो 1971 में राजनारायण ने केस किया था वो सही साबित हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोल दिया कि भैया जो इलेक्शन हुए थे उसमें पूरी धांधली है और इंदिरा गांधी दोषी हैं। अब इंदिरा गांधी की बहुत हालत खराब हो गई थी दोस्तों, ठीक है। इधर हर कोई इंदिरा गांधी को अपोज कर रहा था, उनके खुद की पार्टी वाले अलग हो गए थे। ये बहुत ही बढ़िया मौका था, इंदिरा हटाओ नारा दिया गया था ना इंदिरा गांधी को हटाने का, लेकिन इंदिरा गांधी ने चाल चल दी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। जी हां, आपातकाल लगा दिया। अब दोस्तों ऐसा है ना कि इमरजेंसी में बहुत सारी चीजें हैं, बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स हैं। इमरजेंसी क्यों लगी और इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या हुआ। इंपैक्ट तो वैसे इंदिरा गांधी हट गई थी, जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी मतलब बहुत बुरी तरह से हारी थी और जनता पार्टी जो है वो पावर में आई थी। जेपी की वजह से पूरा जो भी क्रेडिट है वो पूरा का पूरा जेपी को जाता है। तो अब दोस्तों ऐसा है ना कि इंदिरा गांधी ने यह बोला था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी कि हमको डेमोक्रेसी को बचाना है। एक्चुअली में इंदिरा गांधी खतरे में थी, सब बात तो ये थी। तो उसके बाद जब रातों रात इमरजेंसी लगाई गई जून 1975 में, तो यहां पे लोग एकदम सख्ते में आ गए। और आपको पता ही है कि 1 लाख लोगों को, मतलब 1 लाख, क्योंकि यहां पे इमरजेंसी के दौरान आप, ये एक तरह की सी तानाशाही हो गई थी, ठीक है, कि इमरजेंसी के दौरान आप कुछ भी नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आपने कुछ भी बोला, प्रोटेस्ट किया, तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। आप कोई भी लीगल एड नहीं ले सकते। लाख लोगों को, लाख से ज्यादा लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। बहुत सारे लीडर्स थे, सारे लोग जेल गए थे इंदिरा गांधी के इस इमरजेंसी के दौरान। नरेंद्र मोदी तो अंडरग्राउंड हो गए थे। उनकी जब मैंने बायोग्राफी की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि इमरजेंसी के दौरान जितने लीडर्स की बायोग्राफी की है मैंने, स्पेशली जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, तो मैंने आपको पूरा बताया कि इमरजेंसी के दौरान सबका क्या हाल हुआ था। तो हर कोई अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन जो मिले उनको जेल में पकड़ के बंद कर दिया, ठूंस दिया। इमरजेंसी खत्म हुई दोस्तों। 1977 में इलेक्शंस हुए, जनता पार्टी पावर में आई, कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर भारत में तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया था, साफ हो गई थी। और फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई, जनता पार्टी दोस्तों। जनता पार्टी दोस्तों एक कोलिशन पार्टी थी, ये आपको पता ही है। बहुत सारी इसमें पार्टी थी, भारतीय क्रांति दल, सोशलिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ। तो ये सब मिलके जनता पार्टी बनाया था। सबको पता था ये लगभग नामुमकिन है चलना, क्योंकि ये गठजोड़ वाला जो सिस्टम है ये कभी समझ में नहीं आता दोस्तों। यहां पे हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता और यही हुआ। जेपी चाहते थे कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर नहीं बने। चंद्रशेखर को बनना चाहिए था, लेकिन चंद्रशेखर नहीं बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने ही फिर राग अलापना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर दोस्तों पार्टी में डिस्प्यूट हुई, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि 1979 में पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। कांग्रेस के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। पहले से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट नहीं देखी। इनकी अभी मैंने बायोग्राफी कवर किया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया, दोबारा इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी पावर में आ गई। लेकिन 1977 के बाद जेपी का साथ बहुत लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। जेपी खाली नाम के जेपी रह गए थे। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से, देखिए, महात्मा गांधी और जेपी, जो महात्मा गांधी का हाल हुआ था 1947 के बाद, एग्जैक्टली वही हाल जेपी का भी हुआ था। महात्मा गांधी 1947 और 1948 का जो ये फेज था, ठीक है, कोई पूछता नहीं था महात्मा गांधी को। बड़े बड़े जो फैसले लिए जाते थे उसमें महात्मा गांधी की राय नहीं पूछी जाती थी। और गांधी जी का खुद भी मानना था कि क्या मैं वही गांधी हूं जिसके पीछे पूरा देश चलता था।
छोड़ दिया था गांधी जी को, अलग थलग छोड़ दिया। तो ये सच है। सेम चीज जेपी के साथ हुई थी। जयप्रकाश नारायण को सबने छोड़ दिया था। 1977 के बाद जब पार्टी बन गई जनता पार्टी, तो धीमे धीमे करके खाली नाम के वो रह गए थे, बाकी कोई उनसे एडवाइस नहीं ली जाती थी, कुछ भी नहीं। यहां तक मोरारजी देसाई से चंद्रशेखर ने बोला कि जेपी से मिल आओ जाके, तो वो मिलने भी नहीं गए। ऐसे हालात थे। बहरहाल दोस्तों, एक जो करियर था इनका, बहुत ही जबरदस्त करियर था। और अल्टीमेटली जो इनका बर्थडे था, ठीक है ना, तो बर्थडे से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई। 11 अक्टूबर को जन्म, 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज थी। बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी ये दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा करियर रहा है इनका, और बड़ा ग्लोरियस करियर रहा है। और महात्मा गांधी के बाद तो सबसे बड़े लीडर यही हुए हैं, विदाउट डाउट सबसे बड़े लीडर अगर कोई हुए हैं, लोकनायक नारायण हुए हैं वो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ये चीज है। 1980 में पूरी पार्टी कोलैप्स कर गई, दोबारा इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर अगले 10 साल तक कांग्रेस रही राज में। और उसके बाद क्या हुआ, 1990s के एरा में अब हम लोग आने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री सीरीज में 3 प्राइम मिनिस्टर की बायोग्राफी रिव्यू करूंगा। राजीव गांधी, वही 3 बचे हैं, एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल। देवेगौड़ा और आई के गुजराल का तो टेन्योर बहुत ही बढ़िया है, तो वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब दोस्तों आइडियोलॉजी पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जेपी की जो आइडियोलॉजी थी ये शिफ्ट हुई, ठीक है। पहले वो एक मार्क्सिस्ट थे, ठीक है ना, पहले वो एक मार्क्सिस्ट थे। उसके बाद फिर वो सर्वोदय, मतलब पहले वॉयलेंस से वो गए नॉन वॉयलेंस पे। तो ये ड्रास्टिक शिफ्ट था। आपको उनके जीवन में ये दोनों आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब वो एक पे ही स्टिक रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था जेपी के साथ। उन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है, अपने आप को शिफ्ट किया, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट किया। अब जाहिर सी बात है, जब आप यंग रहते हैं तो बहुत सारी चीजों से आप जुड़ते हैं, लेकिन धीमे धीमे जब आप पढ़ते हैं, आपको एक्सपीरियंस आता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। सही गलत में अंतर करना इंसान सीख जाता है, ये तो सभी को पता है। तो अब दोस्तों ऐसा है ना कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टोटल रेवोल्यूशन क्या चाहते थे, किस तरीके का, ठीक है, कि भारत को पूरी तरीके से बदल दो। सर्वोदया, इस पे तो बहुत ज्यादा जेपी जो है बल देते थे कि भैया विलेज को ऑटोनॉमी दो। दोस्तों ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी चाहते थे, हर चीज में पार्टी का हस्तक्षेप ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए जो मैं यूज कर रहा हूं वो काफी टेक्निकल वर्ड्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे मायने हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम भारत को देखें, भारत में डेमोक्रेसी है नो डाउट, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सच में डेमोक्रेसी रहे, मतलब राइट्स आपके राइट्स रहे, उसको कोई हनन ना कर पाए। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप पुलिस में जाएं, पुलिस तुरंत एक्शन ले। ऐसा नहीं है भारत में, ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है, कि अगर यहां पे कुछ होता है तो प्रॉब्लम है पार्टी का हर जगह हस्तक्षेप है। प्रॉब्लम यह है ना, स्वायत्तता नहीं है, स्वायत्तता देनी पड़ेगी। दोस्तों गांव में क्या होता है, इवन फैमिलीज में क्या होता है, फैमिलीज, क्या फैमिली में डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्या गांव में डेमोक्रेसी है? नहीं है। ये सच बात है, ये किसी से छुपा नहीं है, नहीं है ना। गांव में डेमोक्रेसी है ना फैमिली। अगर बहुत कम ऐसी फैमिली होंगी जो अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम देती है, लेकिन ज्यादातर अगर कुछ भी उनको अपने मन का करना हो तो फैमिली बिल्कुल मना कर देती, नहीं ऐसा नहीं करो, सरकारी जॉब पे भैया फोकस करो, यही मेन है। तो ये चीज है। गांव में भी ऐसा होता है, गांव में अगर इंटरकास्ट मैरिज हो जाए तो वहां पे किस तरीके का फरमान सुनाया जाता है, और प्रॉब्लम यह है कि सारा सिस्टम उनके साथ हो जाता है, और क्या क्या किया जाता है वो तो सबको पता है। ये चीज नहीं चाहते थे जेपी चाहते थे ये बेसिक लेवल पे सब कुछ चेंज हो, रेवोल्यूशन आ जाए, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ जाए। गांव को स्वायत्तता दे दो, पूरी की पूरी गांव को स्वायत्तता दे दो, गांव को इंडिपेंडेंस हो, आजादी हो, वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करें, और कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप होगी तो भैया गांव डेवलप होंगे, भैया देश डेवलप होगा, और सबसे बड़ी बात है रोजगार मिलेगा गरीबों को, ठीक है। दूसरी चीज जयप्रकाश चाहते थे पूरी पॉलिटिक्स को रिफॉर्म कर दो, इलेक्टोरल रिफॉर्म दोस्तों कोई नहीं चाहता कि आए। भैया ऐसा है कि पहले के जमाने में एक गरीब चुनाव लड़ सकता था, जेपी कोई बहुत ज्यादा अमीर थोड़ी ना थे। आप जितने भी लीडर्स को देखेंगे, देखिए क्या है, भारत 1947 में जब आजाद हुआ, 1947 में भारत ने बहुत जबरदस्त रिकवर किया। बहुत सारे देश बोल रहे थे कि भारत चल ही नहीं सकता, 2 कदम नहीं चल पाएगा,
क्या चलेगा ये, इसके पास ना पैसा है ना रिसोर्सेज है, कुछ नहीं है। लेकिन भारत चला क्या, उड़ा, भारत उड़ा है। जी हाँ, 1947 के बाद। लेकिन वो क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स ऐसे थे हमारे। अब कैबिनेट देखिए जरा, और हर जो कैबिनेट थे, जो कैबिनेट में नहीं भी थे, जो ऑपोजिशन में थे, जो पार्लियामेंट थी 1947 के बाद, जो एमपीज थे, क्या जबरदस्त उनकी कहानी रही है, और क्या जबरदस्त उनका स्ट्रक्चर रहा है। हर एक लीडर अपने में ही लेजेंड था, उनकी ऐसी कहानी रही है। हर कोई देश के लिए सोचता था, और ये क्यों सोचता था? क्योंकि हर कोई गरीबी से निकला था। जयप्रकाश भी गरीबी से निकले थे, सारे लीडर्स गरीबी देख के आए थे। गांधी जी के साथ सबने क्रांति की थी। लेकिन दोस्तों, वो जमाना अलग था, गरीब से गरीब चुनाव लड़ सकता था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हमारी पूरी पॉलिटिक्स को साफ किया जाए, एक नए पैरामीटर सेट किया जाए, किस तरीके से इलेक्शन कर लड़ना है। आज चंद कॉर्पोरेट हाउसेस पूरे इस सिस्टम को चला रही हैं। बिजनेस जो है, जितने भी बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं। और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की यही कहानी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की ये फंडिंग है। चंद कॉर्पोरेट हाथों में, हाउसेस के पास पूरी ताकत है। अब अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो भैया यहां पे कुछ पॉलिटिशियंस को छोड़ दे, तो बाकी के लिए तो टिकट बिकते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ आपको देने पड़ेंगे, तब आप इलेक्शन जाके उनकी तरफ से लड़ सकते हैं। तो ये तरीका, ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा बोला था कि भैया यहां से रिफॉर्मेशन शुरू हो, तब जाके चीजें सही होंगी। दूसरी चीज ये है दोस्तों, तीसरी चीज, कि कभी भी हम राजनीतिक, मतलब जो एक पॉलिटिकल थिंकर होता है, जेपी को उस तरीके से नहीं देखते। हम जेपी को बहुत आइडियलाइज करते हैं, उनके मॉन्यूमेंट बना देते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उन पे बात करती हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग जो जितनी जबरदस्त थी, उस पर कोई बात नहीं करता है। और पॉलिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये 7 रेवोल्यूशन, 7 जो पैमाने उन्होंने सेट किए हैं कि भैया यहां पे ये बेसिक से शुरू हो, ये चीज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, रिफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यह सोचना पड़ेगा कि हमको अपने बड़े बड़े लीडर्स के विचार लागू करने चाहिए, ना कि स्मारक बनानी चाहिए। बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाने से कुछ नहीं होगा, मॉन्यूमेंट बनाने से किसी का भला नहीं होता है। एक गरीब आदमी ये नहीं सोचेगा कि, उसको सोचेगा कि मुझे कैसे मैं आज रात में, मतलब ऐसा ही होता ना गरीबी में, कि कैसे आज के दिन मैं अपना खाना लेके आ पाऊं, कैसे मैं आज के दिन पैसे कमा पाऊं। आपने देखा ही है ना कितनी ज्यादा गरीबी है। तो दोस्तों, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल है। तभी तो बोलते हैं ना कि पढ़े लिखों को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, जैसा कि मैंने बताया, पैसा लगता है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा। इलेक्शन कमीशन के तो इलेक्शन कमीशन ने ही एक लिमिट तय कर दिया, और वो अच्छी खासी लिमिट है कि पॉलिटिक्स में आना तो इतने पैसे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जेपी ने पूरा का पूरा बोला था कि ये कम से कम यहां पे तो एक रेवोल्यूशन आना ही चाहिए, एक संपूर्ण क्रांति जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो गरीबों के तो जेपी मसीहा थे, इसीलिए उनको इतना बड़ा बोला जाता है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काम करती है। उनका ये जो पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ, शुरू में उन्होंने वायलेंस टेक्निक अपनाई, ठीक है, उसके बाद वो पूरा नॉन वायलेंट हो गए, शिफ्ट हुआ, मार्क्सिज्म से शिफ्ट हुए, वो एक मार्क्सिज्म से एक नॉन वायलेंट सोशलिस्ट लीडर हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक रेवोल्यूशनरी हो गए, लेकिन यहां पे भी नॉन वायलेंट है। तो ये एक शिफ्ट है, आइडियोलॉजी में शिफ्ट है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त चीज है दोस्तों। और इसीलिए सारे लीडर्स इनको फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी को कोई फॉलो नहीं करता है। तो ये चीज थी। वैसे तो दोस्तों आइडियोलॉजी पे बहुत ज्यादा मतलब ये तो एक ऐसी अनएंडिंग ये चीज है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा सकती है ये, ठीक है, समुद्र है इनकी आइडियोलॉजी जो है। फिलहाल संक्षेप में देखा जाए तो ये चीज है। आई होप ये लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि भारत रत्न जो है भैया, मरणोपरांत जेपी को मिला है 1999 में, ठीक है ना, और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, तो भारत रत्न है ये। तो दोस्तों, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।